बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में वेलकम करता हूँ। टॉपिक चल रहा है मेटल और नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लिया था एलिमेंट का मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में। मैंने ये बताया था कि एलिमेंट बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला जो क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है फिज़िकल बेसिस के ऊपर कि फ़िज़िकल कैरेक्टर या फिज़िकल नेचर मेटल्स के क्या क्या हैं, नॉन मेटल्स के क्या क्या हैं और उनके दरमियान का पाया जाता है प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स का। खैर, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम लोग वेरियस रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको शुरू में ही मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बता दूं। तो पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। हेडिंग है हमारे लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मतलब रिएक्टिविटी से मुराद क्या है कि कितना फास्ट रिएक्शन होगा, यानी मेटल कितने फास्ट रिएक्शन करेंगे, उसी को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। रिएक्शन करने की टेंडेंसी, यानी रिएक्टिविटी से मुराद यूं कह सकते हैं द टेंडेंसी टू रिएक्ट, या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट, रेट के माने स्पीड से है, रेट को आप स्पीड कहें। तो हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के नाम पर। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन का एक माने होता है चेंज हो जाना, चाहे वो कलर का चेंज हो, चाहे फिजिकल स्टेट में चेंजेस आपको देखने को मिले, या पीएच वैल्यू बदल जाए, कलर बदल जाए, केमिकल ही बदल जाए, तो उस चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। खैर, रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा उसको मेज़र करेगा रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्लो रिएक्शन है, यानी अगर किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी लेस है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो या तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, या फिर वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत देर में होगा, धीरे धीरे होगा, स्लो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा वो उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो लेस रिएक्टिव का मतलब रिएक्शन कम कर रहा है, जबकि अगर मैं मोर रिएक्टिव बोलूं, कोई एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके माने आप समझिएगा वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। हो सकता है इस वेरी फास्ट रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो, रिलीज्ड हीट। तो जो बहुत रिएक्टिव होता है वो फौरन रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके हीट रिलीज करता है। किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हुई है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट देने पर रिएक्शन होगा उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। खैर, वो हम लोग बाद में देखेंगे।
फिलहाल मैंने आपको रिएक्टिविटी समझाने के लिए इतनी सारी बातें लिखी हैं कि रिएक्शन करने की जो स्पीड है वही रिएक्टिविटी सीरीज है या रिएक्टिविटी है। अब चूँकि हमें मेटल नॉन मेटल पढ़ना है तो एलिमेंट को जो हम लोगों ने कल क्लासीफाई किया था 3 हिस्सों में से, उसमें से एक हिस्सा था मेटल। तो हम लोग बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का ही पढ़ें, क्योंकि आपने पहले ही देख रखा है कि सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट है तो वो मेटल है। लगभग 90 के अप्रॉक्सीमेट या 95, 96 मैंने कहा था मेटल होते हैं। तो मेटल की लिस्ट बहुत लंबी है, तो हमें जानना पड़ेगा कि डिफरेंट मेटल रिएक्ट किस तरह से करते हैं। कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करता होगा, कोई बहुत स्लो रिएक्शन करता होगा। तो बेहतर क्या है वो सुनिए। किताब में चूँकि मेटल लिखा है इसलिए मैंने भी मेटल लिख दिया, लेकिन मैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं लिखकर मैं केटायन लिखना पसंद करता हूँ। मैं केटायंस की रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाऊँगा, वजह बाद में बताऊँगा। केटायंस लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो मेटल होते हैं जब वो एक्वस मीडियम में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एटम को केटायंस कहते हैं। केटायंस जनरली पॉजिटिव चार्ज एटम होते हैं। केटायंस क्या होते हैं वो जान लीजिए। केटायंस जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज एटम। वैसे एटम न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर एटम के ऊपर आ जाए तो उसे केटायन कहेंगे। और ये बनता कैसे है तो कहते हैं व्हेन एटम रिलीज्ड देयर इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो अब उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसे हम लोग कहेंगे केटायन। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोडियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना एक निकाल दे, मान लो, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसे हम केटायन कहेंगे। उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम एटम है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसको 2 प्लस चार्ज की तरह दिखलाया जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ केटायन। सिमिलरली अगर समझाने की बात करूँ मैं, एल्युमिनियम है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो एल्युमिनियम भी केटायन है। तो ज़्यादा बेहतर रहता है हम लोग मेटल ना लिखकर केटायंस लिखते हैं। केटायंस के क्या माने हो गए वो सुनिए। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन निकला 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकले 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकले 3 प्लस चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी एटम पे उतना प्लस चार्ज आएगा और उसी प्लस चार्ज एटम को हम लोग केटायंस कहेंगे। तो आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ केटायंस का क्या मतलब है कि कौन तेजी से केटायन बन जाएगा, फास्ट, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके पहले बन जाएगा या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, इन तीनों में कौन जल्दी केटायन बन जाएगा उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ केटायंस कहेंगे। यानी मेटल का पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मेटल जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, केटायंस का पढ़ रहे हैं तो पढ़ ये रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कि जल्दी केटायंस का फॉर्मेशन हो जाए। जल्दी केटायन का फॉर्मेशन मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाए। तो जो ऑर्डर है मैं पहले उसको लिख देता हूँ।
तो असल में रिएक्टिविटी सीरीज़ इस तरह से है, मेरे पास जगह नहीं थी। अगर आप अपने नोट्स में बना रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि इस पूरे के बाद यहाँ CR है, इसके बाद ही ये वाला लिखना शुरू कीजिएगा। CR के नीचे लिखिएगा CD, फिर CO, फिर ये, और सबसे लास्ट में AU, यानी पूरा एक वर्टिकल लाइन में लिखिए इन सबको। तो आप देखें हमने अच्छे खासे एलिमेंट कवर कर लिए हैं इसमें। नाम समझाने के लिए मैं लिख दूंगा दिस इज लिथियम, दिस इज पोटेशियम। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ये सेकंड ग्रुप का था मैग्नीशियम। सेकेंड ग्रुप का है कैल्शियम। सेकेंड ग्रुप का है स्ट्रोंशियम, बेरियम। एल्यूमिनियम, ये 13 ग्रुप में। ये डी ब्लॉक के अंदर है मैग्नीज, जिंक, आयरन, क्रोमियम, कैडमियम, जिंक वाले फैमिली में पढ़ाया था, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड पढ़ाया है। लेड जो होते हैं और मरकरी जो होते हैं, लेड एंड मरकरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम बताया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। प्लेटिनम ज़्यादा डक्टाइल, वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से गोल्ड ज़्यादा डक्टाइल, ज़्यादा मेलाइबल। तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे रखा है, खुद से ऐसा अंदाज़ा लगाओ, सोडियम को बस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है और केटायन बना लेना, जबकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके केटायन बनाना है, एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके केटायन बनाना है। तो यार आसानी से या जल्दी कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तो तुमको लगेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है या जल्दी वाला काम है। तो सोडियम और मैग्नीशियम में केटायन कौन पहले बनेगा? तो सोडियम तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटायन बन रहा है, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटायन बना रहा है। तो सोडियम मैग्नीशियम में मुझे लगता है सोडियम जल्दी केटायन बन जाएगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और केटायन बन जाए वो ज़्यादा रिएक्टिव। तो देखो मुकाबला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में सोडियम को बस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मैग्नीशियम को 2 करना है, एल्युमिनियम को 3 करना है। तो आप इस बेस पर भी सोच सकते हैं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो, कि केटायन बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप में था, इसलिए वो एक एलिमेंट, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में था, बेटा मांगे कार स्कूटर, इसको 2 रिलीज करने हैं। और एल्युमिनियम 13 ग्रुप में था, बाल गंगा इंडियन तिलक। चलिए खैर, बहरहाल ये हमारे पास कुछ ऑर्डर आ गए। अब मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, पहले सुनिएगा अच्छे से बात। ये जो हम लोगों ने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, तो आप देखें लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, सॉरी कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, इसको छोड़ दो हाइड्रोजन को, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे मेटल हैं। क्या हाइड्रोजन मेटल है? क्या हाइड्रोजन मेटल है? नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। मैंने पढ़ाया था आपको इसीलिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पहले, कि पीरियोडिक टेबल के बेस पर आप देखें हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में पढ़ाया गया था, और हाइड्रोजन गैस था, H2 के फॉर्म में पाया जाता था, और ये नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन इज़ अ प्योर नॉन मेटल, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज़ प्योर नॉन मेटल। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप कह दीजिए कि ये मेटल है। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल।
तो आप जब भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं मेटल के नाम पर, तो आप बीच में हाइड्रोजन भी पढ़ रहे हैं। और ये सवाल आता भी है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन का क्या काम, नॉन मेटल का क्या काम। नॉन मेटल नहीं पढ़ना चाहिए भाई, हम सिर्फ मेटल पढ़ रहे हैं। हमने हाइड्रोजन के अलावा कहाँ और कोई दूसरा नॉन मेटल यहाँ रखा है। नॉन मेटल तो कार्बन भी है, क्या यहाँ आपको कार्बन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ऑक्सीजन भी है, क्या यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ हाइड्रोजन ही यहाँ क्यों है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में? तो देखिए, रीज़न तो मैं बता ही दूंगा क्यों है, लेकिन मैं बताऊं आपको, इसलिए मैं मेटल नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता केटायन हूँ। मैं केटायन पढ़ाता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ये केटायन है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, और इसी वजह से कहते हैं हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना देता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बना लेगा H+। हाइड्रोजन केटायन, या इसी को कहते हैं प्रोटॉन, इसी को कहते हैं प्रोटॉन। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन का आपको एटम वाला स्ट्रक्चर बताऊं, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन एटम बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसको P से दिखला रहा हूँ, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब यही इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन को आपने रिलीज कर दिया, माइनस का मतलब निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस और ये प्रोटॉन। अब तो ये ऑर्बिट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होता तो ऑर्बिट होता, ऐसे भी ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूम रहा है उसी रास्ते को ऑर्बिट कहा गया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो घूमेगा ही नहीं, नहीं घूमेगा तो सिर्फ ये प्रोटॉन होगा, तो इसीलिए ये प्रोटॉन है H+, इसको आप कहें H+। ये जो हमने बनाया है वो H+ बनाया है। तो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, जिसको आप H+ दिखला सकते हैं। इट मीन्स डैट कि हाइड्रोजन इसलिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, केटायन बनाने की। तो हम लोग केटायन की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे थे, इसीलिए हाइड्रोजन आया। अगर आप मेटल की पढ़ते हैं तो फिर आपको कहना पड़ेगा हाइड्रोजन नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये थोड़ी बहुत मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़रूर शो करता है, मगर ये मेटल नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर मेटल को नहीं समझा है। मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करना या केटायन बनाना ही मेटल की डिफिनेशन नहीं है। मेटल की डिफिनेशन तो मेलाइबल, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनरस, बहुत सारी और प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखा। या फिजिकल स्टेट भी देखिएगा, तो फिजिकल स्टेट में आपको पढ़ाया गया था कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, गैस बिल्कुल नहीं होगा, जबकि हाइड्रोजन तो रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से ये नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, मेटल तो है ही नहीं। उसके अलावा डक्टाइल नहीं होता है, मेलाइबल नहीं होता है। तो इन सारी वजहों से भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी शो करता है वो नॉन मेटल ही करता है। बस एक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली, वो हाइड्रोजन में देखी जाती है, इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, केटायन बनाता है। तो पहला तो एक्सप्लेनेशन ये आ गया कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद क्यों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में रखा गया है। ठीक, पहली बात तो ये आगे समझ में कि वाई हाइड्रोजन इज केप्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और बेहतर है कि मैं एक्सेप्शन अगर ना मानूं तो मैं सीधे कहूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ केटायंस। भाई केटायंस बना तो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटायंस तो बनाएगा। अब सवाल ये है कि ये आपको याद कैसे होगा, ये पूरा का पूरा सीरीज आपको याद कैसे होगा।
तो याद करने के लिए तरीका क्या है, इसको बोलता हूँ मैं ले के बांसुरी। मैं अब इसका कोड लिख रहा हूँ जो आप याद रखेंगे। ले के बांसुरी, इसको एक साथ पढ़िए, बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी, इसको एक साथ बोलते हैं फेंको, फेंको, इसको एक साथ पढ़ते हैं फेंको, यानी लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको। इसको तो ऐसे ही पढ़ते हैं, सीडी को नहीं सुना पर हम, तो ये तो हो गया सीडी, ये हो गया को, ये हो गया नहीं सुना पर हम। अपने मन से यहां पर हम गाएं लिखना है, हम गाएं, और इसको लिखना है छपा छपा, हम गाएं छपा छपा। हालांकि छपा एक ही बार है, मैं बताऊं, ये सी कॉपर है, ये एच मरकरी है, ये ए सिल्वर है, और ये पी प्लेटिनम है, और ये ए गोल्ड है। टोटल 5 एलिमेंट है। आप देखें अगर तो आपको 3 एलिमेंट कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये क्वाइन एज मेटल जो पढ़ाया था वही है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इसके अलावा मरकरी एक्सेप्शन था मेटल के अंदर, जो लिक्विड होता था थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते थे, तो मरकरी आ जाएगा। और प्लेटिनम द मोस्ट डक्टाइल, जो रिसेंट आप कह सकते हैं डिस्कवरी रिसर्च है, उसके हिसाब से प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल। हालांकि कोर्स में आपके गोल्ड है, बार बार बोल रहा हूँ गोल्ड रखेंगे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 5 एलिमेंट को मैंने कहा है छपा। जैसे एक फिल्म आई थी दिल से, उसमें गाना था छैया छैया, उसी से मैंने बनाया यहाँ पर कि हम गाएं छपा छपा, मगर ये एक बार बोलेंगे छपा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इस छपा का, इन 5 मेटल्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको वैसे भी आप एक साथ बोलो छपा, पहला लेटर CHAPA, छपा। तो ये याद करने का तरीका हो गया, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं छपा छपा। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है या केटायन है। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या केटायन जो है वो किस ऑर्डर में है, तो मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि जो सबसे ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और जो नीचे होंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि जो एलिमेंट ऊपर होंगे, अपर कहो या एवव कहो, वो मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन बनाना चाहते हैं। और जो लोअर एलिमेंट है यानी बिलो जो है वो लेस रिएक्टिव है, यानी स्लो रिएक्शन करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुननी है सारी बातचीत। ये तो मैंने लिख दिया है एलिमेंट के नाम और कोड। अब करना क्या है वो सुनिए। सारी बातचीत के बाद सारे एलिमेंट के नाम हो गए, कोड हो गए। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे वो सुनिए। मॉडिफिकेशन आपको ये करना है कि ये 2 स्टेटमेंट था एक्चुअली। पहला स्टेटमेंट यहाँ है, ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फेंको। ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, फेंको पर एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब अगला स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं छपा छपा। सीडी को नहीं सुना पर हम गाएं छपा छपा। ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फेंको। तो करना क्या है वो सुनिए। जो मैंने बनाया है ये, तो मैंने काम ये किया है
कि जो स्टेटमेंट का लास्ट है, क्या बोल रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट का लास्ट और दूसरे स्टेटमेंट के लास्ट छपा छपा यानी पा आएगा लास्ट में और यहाँ फेंको आएगा लास्ट में। इनकी असल में क्या है ऑर्डर, वो ये है कि क्रोमियम ऊपर है, आयरन नीचे। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ Au ऊपर है, Pt नीचे। रियल ऑर्डर ये है। लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी, ये बन नहीं रहा था कोड Cr और Fe का, मियाँ जी तक तो बन गया, ये बन नहीं पा रहा था, इसीलिए इसको मैंने एक्सचेंज करके फेको बना दिया। और यहाँ पर भी छाप बन रहा था, CHAAP छाप, इसको चेंज करके छपा बना दिया। तो ये बड़ा आसान रहा कि जो दोनों स्टेटमेंट का लास्ट है वो एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने का मतलब जिसको मैंने नीचे लिखा है वो दर हकीकत ऊपर है और जो ऊपर लिखा है वो दर हकीकत नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कभी बोल दे, वैसे बोलता नहीं, इतने क्लूज कभी नहीं पूछे जाते कि क्रोमियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर बोला जाए तो आप सोचिएगा ये फेको जो था ना उसमें Cr ऊपर है, Fe नीचे है। तो बस ये दो एक्सचेंज करके आपको काम चलाना है। दोनों स्टेटमेंट का जो लास्ट है उसमें रिवर्स कर देना है, दोनों स्टेटमेंट के लास्ट को रिवर्स करके लिखना है। एक और बात, हमारे सिलेबस में लिथियम का जिक्र नहीं है, इसलिए लिथियम को हटा देंगे। एक काम और करेंगे, बस इसी लाइन में दो कामें करना, लिथियम को हटाना है और सोडियम और कैल्शियम को भी एक्सचेंज कर देना है। सोडियम और कैल्शियम को भी एक्सचेंज कर देना है क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कैल्शियम। चूँकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है केटायन बनाने के लिए, जबकि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जबकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल इसलिए भी पढ़ाया कि अगर आपको ये चीज़ें ना दी रहे और ऐसे ही कहीं पे क्वेश्चन पूछ दे तो आप ये काम कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं। पहले ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो हटा दो अभी, चलो हाइड्रोजन को भी चलो ले लेते हैं। हाई ली ना करूँ रब से फरियाद। जनरली हम लोग FR पढ़ते नहीं है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो पढ़ते 6 ही एलिमेंट है उसमें। ये जनरली मेटल है नहीं, नॉन मेटल, इसलिए इसको हटा दो। अब इनमें सारे एलिमेंट हमने नहीं लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं फेमस, जिसका काम है, जिसका यूटिलाइजेशन है। तो देखिए जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हैं साइज़ बढ़ता जाता है, यानी लिथियम का साइज़ छोटा, सोडियम का साइज़ बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा, रुबेडियम का और बड़ा, सीजियम का सबसे बड़ा। ये लिथियम का साइज़, ये सोडियम का, ये पोटेशियम का, ये रुबेडियम का और ये सीजियम का। कहते हैं जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर वाला लूज़ किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे होता है प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में सबके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, सेंटर में सबके न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन जहाँ मजबूत होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल। तो सबसे आसानी से, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलना है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, यहाँ। यानी सीजियम इज मोर रिएक्टिव दैन रुबेडियम, रुबेडियम इज मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव दैन सोडियम एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन लिथियम। तो इससे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का ऑर्डर, कि पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। लिथियम को तो हमने हटा ही दिया है, इसलिए लिथियम का जिक्र मत कीजिए, और रुबेडियम सीजियम हमें पढ़ना है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोड बनाने के बाद आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि कहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ लूज़ हुए हैं वो देखिए। इनमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है K और Na में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3। ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, जिसको मैं अलग से भी लिख दूंगा।
तो ये हमारा कोड था। कोड के लिए दोबारा से बोल रहे हैं, ये LI लिखेंगे, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, CD को नहीं सुना पर हम गाए छपा छपा। स्टेटमेंट के इंड को रिवर्स कर देना है, साथ में ये याद रखना है कैल्शियम और सोडियम, सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, लिथियम नहीं है। तो अब हमारे हिसाब से पोटेशियम जो हुआ वो मोस्ट रिएक्टिव, जो पढ़ना है उस हिसाब से मोस्ट रिएक्टिव मेटल हुए या केटायन हुए। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये याद रखेंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में कौन आ रहा है? प्लेटिनम। मोस्ट रिएक्टिव में कौन आ रहा है? पोटेशियम। प्लेटिनम लीस्ट। अच्छा, जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कितने एलिमेंट हमें पढ़ने हैं? तो हमें पोटेशियम पढ़ना है, लिथियम तो पढ़ना नहीं, बेरियम स्ट्रोंशियम भी रियल में नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है? उसके बाद सोडियम पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? कैल्शियम पढ़ना है, मैग्नीशियम पढ़ना है, एल्युमिनियम पढ़ना है, फिर जनरली मैग्नीज नहीं पढ़ना, जिंक पढ़ना है। इन दोनों में जहाँ मैंने उल्टा करने का चक्कर बोला था, सिर्फ आयरन पढ़ना है, आयरन पढ़ना। फिर जनरली CD ये सब नहीं पढ़ना, टिन विन, फिर PB पढ़ना है, लेड। जो पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ, PB फिर H पढ़ना है। उसके बाद ये पूरा पढ़ना है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जो ऑर्डर था वो रियल में ये था। तो यानी किताब में अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ केटायन के नाम पर सिर्फ यही एलिमेंट पढ़ने हैं, बहुत सारे एलिमेंट नहीं पढ़ने हैं। जो नहीं पढ़ने थे उसमें आप देखें ये दोनों जनरली आया, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर आपका मैग्नीज आ गया, आपका क्रोमियम आ गया, ये सब जनरली नहीं पढ़ना है। ये पूरा आ गया। तो बेहतर है कि आप ये वाला याद रखें, क्योंकि इसके हिसाब से ही ये वाला याद हो जाएगा। तो जो पढ़ना है किताब में वो सिर्फ ये पढ़ना है। अब देखिए, सिर्फ इसी का कोड अलग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसी का कोड अगर आपको अलग से पढ़ना है, वैसे बेहतर है मैंने जो पहला कोड बोला है आप उस पर पढ़िए, आगे हायर क्लास में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, बाकी अगर एलिमेंट आ गए तो। लेकिन अगर आप चाह रहे नहीं लिमिटेड में ही मुझे याद हो और कोई और अच्छा सा कोड हो, तो इसी को जो पढ़ना है उसको अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं इसे कहूँगा केदार, इसे कहूँगा नाथ। ये नाम हो गया, दोनों मिलाकर केदारनाथ। इसको बोलता हूँ का, केदारनाथ का। इसको बोलता हूँ मैं माली, माली, या इसको मासी। मौसी और मासी में फ़र्क है। देखिए, मासी बोलते हैं जनरली जो खाना बनाने वाली औरत होती है, जिनको हमारे यहाँ बुआ वगैरह कहते हैं, उसे मासी भी कहते हैं। तो मासी या माली, जनरली मैं माली बोल दूंगा, माली बहुत कॉमन सा वर्ड है, माली। इसको आप आलू बोलिए, इसको बोलिए ज़रा, इसको बोलिए फीका, इसको बोलिए पकाती है या पकाता है। तो केदारनाथ का जो माली है वो आलू ज़रा फीका पकाता है। माली, अगर मासी बोला है तो पकाती है, माली बोला है तो पकाता है। तो दिस इज केदारनाथ का माली, आलू ज़रा फीका पकाता है। ये कोड है जिससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में आसानी होगी, उन्हीं एलिमेंटों का जो हमें बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद अगले वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने पहले ही बोला, इसके नीचे H के नीचे जो होगा ना, इसको छपा छपा ही याद रखेंगे, छपा छपा ही याद रखिए, ज़्यादा बेहतर है। तो ये छपा छपा हो गया। और ये ऊपर के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि कैसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर आएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको। इसमें दो चेंजेस करने हैं, सोडियम ऊपर कैल्शियम नीचे, और फेंको में एक्सचेंज करना है। लेकिन अगर आपको लिमिटेड पढ़ना है तो आप केदारनाथ का मालिक
आलू ज़रा फीका पकाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक कोड और है, देखिए कोड बहुत सारे हैं, आप वो कोड याद रखें जिससे आपका ऑर्डर याद हो जाए आपको। तो दूसरा क्या है वो सुनिए, दूसरा ये है कि इन्हीं दोनों को मिलाकर कहते हैं कैटरीना। आप या तो इनको मिलाकर कहें कैटरीना या सिर्फ इसको कहें कैटरीना। कैटरीना ने, इसको बोलते हैं कार, इसको बोलते हैं मांगी। कैटरीना ने कार मांगी, ये अब दूसरा कोड मैं बता रहा हूं। कैटरीना ने कार मांगी, अब वो कौन सी कार मांगी है भाई? तो कार है अल्टो, या कुछ लोग उसको ऑडी भी बोलते हैं, ऑडी मांग ली भाई, या अल्टो बोलो, एल है। जेन, फेरारी, यानी कैटरीना ने कार मांगी एल्टो, जेन, फेरारी, पर हम गाए छपा छपा। मांगी उसने लेकिन हम गाए छपा छपा, यानी फिर वही कोड है हमारा, पर हम गाएं छपा छपा। यानी नीचे के लिए तो आप छपा छपा ही याद रखो, ऊपर के लिए आप 2-3 नाम याद रख सकते हैं। लेके बांसुरी वाला कॉन्सेप्ट, केदारनाथ का माली, या फिर कैटरीना ने कार मांगी एल्टो, जेन, फेरारी। तो कोड बहुत सारे हैं, आपको जिससे बनाना हो आप बनाएं। और मैं कहता हूं कि कोड अगर नहीं भी है तो समझ में आता है, इन दोनों को लूज करने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, समझना बात को। इन दोनों को लूज करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लूज करना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यार सीधी सी बात है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन वाला आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वाला, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वाला, यही ऑर्डर है। जिंक, आयरन, लेड, ये 3 बस याद रख लीजिएगा, Zn, Fe, Pb, ये 3 याद रखना है आपको। उसके बाद तो फिर छपा छपा वाला कॉन्सेप्ट है। अब K और Na में साइज किसका बड़ा है? K का, नीचे है K बड़ा होगा साइज, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम छोटा है, मुश्किल से देगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम में, कैल्शियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो कैल्शियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम नहीं देगा। एल्युमिनियम वाले में खाली एल्युमिनियम ही पढ़ना है। तो आपको पढ़ना बड़ा लिमिटेड है, तो आप उस लिमिटेड को अगर ना भी याद रखे हुए हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। वैसे याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। जो ऊपर लिख रहा हूँ वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो नीचे लिख रहा हूँ वो कम रिएक्टिव मेटल है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, हम लोग पहला रिएक्शन यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। इसी को बर्निंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बर्निंग रिएक्शन मतलब बर्न होता है बल्कि, और कंबशन रिएक्शन है। मैं पहले ही लिख देता हूं, इसका जो नेचर है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम है कंबशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज्ड होगी इस रिएक्शन में। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, अब देखिए क्या होता है वो पहले बात को समझ लेते हैं। इसमें जो एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ रिएक्शन कराते हैं, उसको एजेंट कहते हैं। वो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी O2, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस जनरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, क्योंकि दुनिया में 21% एटमॉस्फेयर में है, एक्सेस में, मतलब बहुत अच्छी खासी अमाउंट में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस है। तो जलाने में, बॉन्ड करने में ऑक्सीजन का काम है। ऑक्सीजन के बारे में जानिए। ऑक्सीजन मोस्ट रिएक्टिव
गैस है, मोस्ट रिएक्टिव गैस। नाइट्रोजन रिएक्टिव गैस नहीं है मगर ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। याद रखेंगे कौन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन गैस तुरंत रिएक्शन करना चाहता है। तो मान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से पोटेशियम था हमारा, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, है ना, जिंक हो जाए, तो ऑक्सीजन से ये सब रिएक्शन कर लेते हैं। ये बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये फिर कैल्शियम, वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखेंगे कौन बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है, कौन स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है K2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, साथ में हीट रिलीज होगी। आप कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव ये था, ये जल्दी रिएक्शन करेगा। आप लगा लो वेरी फास्ट, ये वाला फास्ट, समझ में आ रहा है, या ये वेरी फास्ट, तो ये वेरी फास्ट। कैल्शियम वाला फास्ट, क्योंकि यही है रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। हालांकि मैग्नीशियम भी अच्छा खासा रिएक्शन करता है। तो ये इस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं। और भी हैं जैसे हमें जो पढ़ना है मैं उसकी बात कर लूँ। कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बहुत अच्छा खासा रिएक्शन इसका तो नहीं होता, लेकिन ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। उसी तरीके से आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयरन वाला याद रखेंगे। ये बनाता है Fe2O3 और दूसरी तरफ बनाता है FeO। ये दो प्रोडक्ट ये बनाता है, और दोनों को जब मिला दोगे तो ये बनेगा Fe3O4। Fe3O4। तो ये आयरन वाले में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब मैं आपको अगर रिएक्शन समझाने की कोशिश करूं कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला बना है, तो देखिए उसके लिए तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का नाम वैलेंसी है। हालांकि वो आपको याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल से, अगर आपको याद नहीं है तो। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये K और O2 में रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन का तो याद रखा करो वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में था तो उसकी वैलेंसी 2 है, और इसकी ग्रुप वैलेंसी 1 है, फर्स्ट ग्रुप में था। तो वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं बेटा। तो आप इस 1 को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से उठाकर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये K2 और ये हो जाएगा O1 सॉरी। इस 2 से कोई मतलब नहीं है, ये तो पाया जा रहा है इसलिए इस 2 से कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, एक्सचेंज कर दो K2O। सोडियम के साथ भी ये करेंगे चूँकि ये फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप का कोई भी होगा तो यही रिएक्शन होगा। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन थे? फर्स्ट ग्रुप में था हाई, ली, ना, करू, रब, से, सब में यही होगा। इनका अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करिएगा, इन सब की है वैलेंसी 1, इसकी है वैलेंसी 2, एक्सचेंज करो H2O, क्योंकि O के साथ 1 आ जाएगा और 2 चला जाएगा इनके साथ। वाटर का फार्मूला लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबेडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो एक्सचेंज कर दिया करो, ये 2 ये O1,
2O1 2O1 इस तरह से। तो बहुत आसान है, अगर आपको वैलेंसी पता है तो वैलेंसी को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि फर्स्ट ग्रुप का तो हम लोग बना लेंगे वैलेंसी एक्सचेंज करके, मैग्नीशियम और कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है। बेटा माए कार स्कूटर बाप राजी। तो अगर मैग्नीशियम है तो क्या होगा, तो ज़रा देखा जाए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बोल रहा हूँ और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, रेशियो लिया जाता है, ये नहीं कि दोनों 2 लेंगे, नहीं। यहाँ कट नहीं रहा था इसीलिए जो था वही रखा, जहाँ कट रहा हो उसको काटेंगे। तो यहाँ पे कट रहा है 2 2 1 1 टाइम में, अब Mg1O1 यानी MgO। यही खेल कैल्शियम के साथ भी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, रेशियो ले लो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, Ca1O1 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों का भी हो गया। इन फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का तो बहुत आराम से हो जाता है। अब मैं एक और लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम भी तो हमें पढ़ना है, इसमें भी एल्यूमिनियम नहीं आया था, एल्यूमिनियम भी तो रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Al2O3, साथ में हीट रिलीज होगी, इन सब में भी हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, एल्यूमिनियम को समझना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, 3 प्लस चार्ज आता है, जो चार्ज आते हैं ना प्लस या माइनस चार्ज, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, एक्सचेंज कर दो Al2O3। तो आपको ये याद रखना होगा, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, 13 ग्रुप, या पढ़ने के एतबार से मैंने कहा था बाल गंगा इंडियन तिलक तीसरा ग्रुप है हमारे लिए, या 13वां ग्रुप, तो वैलेंसी 3। और ये कार्बन वाला होता, हालांकि कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी लिख दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो ज़रा देखो, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्सचेंज करो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैलेंसी एक्सचेंज करा करा के निकाल सकते हैं। और वैलेंसी क्या है, तो फर्स्ट ग्रुप का 1 है, सेकंड ग्रुप का 2 है, 13वें ग्रुप का 3 है, और 14वें ग्रुप का 14th ग्रुप का 4 है। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे, जिसको मैंने डी ब्लॉक कहा था, जिसको हमने सीरीज में पढ़ा था, कोड याद होगा आपको लास्ट क्लास में, सचिन टाइगर है, विक्ट्री दिलाता है, कार मिलती है, मैडम बैठती हैं, उसके बाद फेंको निशा को जिंक। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए, जिंक की जो वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड है +2, इसको ऐसे भी लिखते हैं Zn और ब्रैकेट में रोमन डिजिट में +2, जिंक +2, जिंक +2, जिंक का +2 ही है, फिक्स्ड है। अच्छा, जिसका फिक्स्ड नहीं है वो कॉपर है। कॉपर की दो वैलेंसी आपको याद रखनी होगी, कॉपर पे या तो +1 है या +2 है, जिंक की तरह +2 भी है और +1 भी है। अगर +1 है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, और अगर +2 है तो इसे ऐसे लिखेंगे। वैसे ज़्यादातर केस में +2 ही लिया जाता है, क्योंकि यही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल होने की वजह से ज़्यादातर केस में आप यही लिखते हैं। अच्छा, इसका नाम भी है, अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं क्यूप्रिक, इक वर्ड आता है, और इसको कहते हैं क्यूपरस, अस वर्ड आता है। कॉपर अगर +1 में चला गया तो क्यूपरस, कॉपर अगर +2 में चला गया तो क्यूप्रिक। और अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करना हो तो आप +2 सेलेक्ट किया कीजिए। यहाँ पर 2 वैलेंसी किया गया है, 2 वैलेंसी, जिसका इसका 2 वैलेंसी है, देखो उसका फॉर्मूला ये बन रहा है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, कट पिट के 1 1 2 2, मैंने कहा था रेशियो लेके काटोगे 1 1। जिंक की 2 पढ़ाया है अभी, और कॉपर की 2 पढ़ाए हैं, लेकिन ये बनाता है क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। और याद रखना ये ब्लैक कलर का होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक कलर की एक लेयर होती है, इससे पता चलता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है, क्यूपरस नहीं बना है। आयरन के साथ क्या दिक्कत हो जाती है तो वो सुन लीजिए। आयरन जो है वो बेसिकली
+2 में पाया जाता है और +3 दोनों में पाया जाता है, और दोनों में अच्छा खासा स्टेबल है। अगर 2 में पाया जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा फेरस, अस लगाते हैं। और अगर 3 चार्ज आ गया तो इसे कहिएगा फेरिक, और दोनों स्टेबल हैं। यानी बहुत आसान है अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक समझें। हमें सिर्फ 2 ही पढ़ना है, आयरन और कॉपर। आयरन का पहले कॉपर पढ़ लेते हैं। कॉपर का +1 +2, आयरन का +2 +3, यानी 2 इसकी वैलेंसी होती है। यहाँ दोनों वैलेंसी कंसीडर किया जाएगा, 2 वाला भी 3 वाला भी। 2 वाला फेरस होगा, 3 वाला फेरिक होगा। और यहाँ एक ही जनरली कंसीडर करना है दोनों में से, दोनों कभी नहीं करना, कोई एक ही करना है, और जो करना है वो क्यूप्रिक करना है। तो आप यूँ समझो ना कि सब में फिक्स्ड है, Zn का 2, कॉपर का भी 2, आयरन में बस 2 और 3 दोनों हो जाता है, और 2 हो गया तो फेरस, 3 हो गया तो फेरिक। बाकी सबका तो पीरियोडिक टेबल से हम लोग निकाल ही लेंगे। तो मैं रिएक्शन करवाने वाला था आयरन का ऑक्सीडेशन। मैं इसलिए आयरन पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आयरन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लोग नहीं लिख पाते हैं। ना लिखने के पीछे यही रीज़न है कि यहाँ पर आयरन 2 तरह से रिएक्शन करता है। एक बार आयरन अपनी 2 वैलेंसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब तो जैसे 2 वाला रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, जिंक के साथ, कॉपर के साथ, वैसे ही आयरन के साथ क्या हुआ, 2 कट गया, वैलेंसी एक्सचेंज करके लिखो। और इसका नाम अगर मैं लिख दूं तो ये लिखूंगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। और ज़्यादा लिखने का दिल कर रहा है तो ऐसे लिखूंगा Fe2 उसके बाद ऑक्सीजन, फेरस ऑक्साइड। या बाकायदा पूरा लिख दूंगा आयरन 2 ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। अगला ध्यान से सुनेंगे, आयरन का तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी होता है और ऑक्सीजन का तो 2 ही होता है। अब कट रहा है क्या? नहीं। जैसे 1 और 2 नहीं कटता है वैसे ही 3 और 2 नहीं कटता है। 2 से तो खाली इवन नंबर कटेगा। तो 3 अगर हो गया और एक्सचेंज कराओगे तो क्या अब ये फॉर्मूला Fe2O3 हो जाएगा, और अब इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन अपने +3 में है, 3 का नाम फेरिक है, और अगर +2 में होता तो फेरस होता। इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो फेरिक ना लिखकर F के बाद ब्रैकेट में रोमन में 3 लिखेंगे और उसके बाद ऑक्साइड। सब बात सही है। फेरिक ऑक्साइड ये फार्मूला, फेरस ऑक्साइड फार्मूला। तो आप गौर से देखो, Fe जब ऑक्सीजन के साथ किया है तो मैंने दोनों लिखा है, फेरिक फेरस, दोनों को ऐड कर दो। Fe यहाँ 2, Fe यहाँ 1, Fe3, यहाँ 3 1 4। यानी असल में क्या है, एक ही कंटेनर में फेरस और फेरिक दोनों बने हैं, दोनों बने हैं। मान लो मैंने 2 आयरन लिया और 2 ऑक्सीजन लिए, तो क्या हुआ, एक आयरन +3 शो करके फेरिक बना लेगा, एक आयरन +2 बनाकर फेरस बना देगा, और ये दोनों के दोनों कंटेनर में रहेंगे, तो उसको मिक्स करके ये बोला जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इसका नाम तो फेरिक है, इसका नाम तो फेरस है, तो इसका क्या नाम है? तो इसको कहते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड। याद रखिएगा, इट इज़ अ मिक्सचर। तो आयरन के साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो सिंपल है कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है। तो मेटल बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देते हैं ऑक्साइड, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होंगे। यानी अगर मैं इन जनरल बात करूं तो वो क्या है, तो वो सुनिए, कोई भी मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है
तो रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है मेटल के ऑक्साइड, जिसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे, और साथ में हीट रिलीज करता है। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स बने हैं, इसका नेचर अगर हम लोग जाने तो इसका नेचर होता है बेसिक। यानी जैसे यही बना हुआ है हमारे पास, तो ठीक है भाई, रिएक्शन हुआ, एक कंटेनर में कॉपर लिया और उसमें ऑक्सीजन गैस डाल दिया। उसके बाद हमने लिटमस पेपर चेक किया तो पता चला रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गई, पढ़ाया था मैंने। तो मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा है, इसको चेक करने के लिए या तो आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कीजिएगा तो बीटर इन टेस्ट लगेगा, खाने में आपको इसका टेस्ट तीखा जैसा लगेगा। तो आप कह दीजिए कि जो फॉर्म हुआ है ऑक्साइड वो बेस है बेसिकली। या फिर ऐसा होगा कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। या आप पीएच स्केल पर देखिएगा तो इसकी रीडिंग पीएच पे मोर देन 7 दिखेगी। तो याद रखिएगा, मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, वो खाने में तीखे लगते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होती है। भैया इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें एक्सेप्शन भी है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये बात सही है, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा ये ज़रूरी नहीं है। यानी एल्यूमिनियम भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरीके से जिंक भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। दीज आर मेटल, एल्यूमिनियम और जिंक, दीज आर मेटल। कंबशन रिएक्शन, ये दोनों के दोनों इन जनरल कह सकते हैं इनको मेटेलिक ऑक्साइड। इन जनरल इट इज़ कॉल्ड एज मेटेलिक ऑक्साइड। बट ये मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं ये नेचर वाइज क्या हैं, तो ये नेचर वाइज है बेटा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का। अब ये एम्फोटेरिक नेचर क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ इट एक्ट एज एसिड as well as base depending upon other reagent। मतलब कहने का क्या है वो सुनिए कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एसिड से रिएक्शन कर लेगा। जिस वक्त ये एसिड से रिएक्शन करेगा उस वक्त ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे फॉर्म होगा साल्ट प्लस वाटर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। लेकिन यही एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्ट कर रहा है तो अब ये एसिड की तरह काम करेगा। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड के पास दोनों टेंडेंसी है, ये चाहे तो बेस की तरह भी काम कर ले, चाहे तो एसिड की तरह काम कर ले। जिन ऑक्साइड्स के पास चॉइस होता है कि वो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, बेस की तरह काम भी कर सकते हैं, उसी को एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो दोनों तरीके से रिएक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। डिपेंड करता है आ कौन रहा है। अगर एसिड आ रहा है तो ये खुद को बेस बनाकर रिएक्शन करेगा, अगर बेस आ रहा है तो खुद को एसिड बनाकर रिएक्शन करेगा। और एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो अगर बेस आया तो एसिड, एसिड आया तो बेस, यानी यही एक ही कंपाउंड दोनों तरह से बिहेव करता है, एसिड की तरह से भी, बेस की तरह से भी।
लेकिन एक रिएक्शन में एक ही तरह से बिहेव करेगा, एक ही साथ दोनों नहीं करेगा। एक रिएक्शन में एसिड की तरह, फिर किसी दूसरे रिएक्शन में बेस की तरह, या किसी दूसरे रिएक्शन में एसिड की तरह, पहले रिएक्शन में बेस की तरह। तो अगर एक ही ऑक्साइड में दोनों टेंडेंसी पाई जाए, एसिड से रिएक्शन करने के भी, बेस से भी रिएक्शन करने के भी, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और हमारे पास टोटल 5 मेटल हैं, वो 5 मेटल एक्सेप्शन है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी सब बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो मैं पहले आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले मेटल का नाम बता देता हूं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। वैसे किताब में आपके एल्युमिनियम और जिंक ही दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक हो, बल्कि मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल के साथ साथ कुछ मेटलवाइड भी है, नॉन मेटल कोई भी नहीं है, मेटल या मेटलवाइड जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और वो क्या है, वो उन एलिमेंटों का नाम सुनिए, उसे कहते हैं, सुनो सब जन की आस हो प्रभु अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही एलिमेंट हैं दुनिया में जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें ये जो है ये टिन है, और टिन मेटल होता है, ये एंटीमनी है, और ये होता है मेटेलोइड, ये जिंक है, ये मेटल होता है। यानी सीक्वेंस भी बड़ा अच्छा बनाया है मैंने, मेटल, मेटलवाइड, मेटल, फिर ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक मेटलवाइड है, उसके बाद सब मेटल है, दिस इज लेड, दिस इज एल्यूमिनियम, एंड दिस इज बेरिलियम। तो ये हमारे पास कोड हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसको याद करने का कोड क्या है, तो Sn को मैंने कहा है सुनो, Sb को कहा है सब, इसको कहा है जन। जन, जन का मतलब होता है बेसिकली लोग या पीपल को कहते हैं, जन हिंदी वर्ड है। इसको कहेंगे आस। सुनो सब जन, जन अपने मन से यहाँ ले लिया गया एक वर्ड की स्टेटमेंट बनाने के लिए, सुनो सब जन की आस हो तुम, इसको कहा गया प्रभु, इसको कहा गया अल्लाह, और लास्ट में बोला गया है बी। बी का मतलब मैं बोलता हूँ आमीन। बी का मतलब वैसे होता है हो जाना, और आमीन का मतलब भी होता है ऐसा हो जाए। जब दुआ होता है ख़त्म तो लास्ट में बोलते हैं आमीन, यानी अल्लाह ऐसा हो जाए, इसी को आप इंग्लिश में बी कहो। तो क्या हो रहा है कि सुनो, अल्लाह से एक बंदा फरियाद कर रहा है और अल्लाह से कहता है सुनो, अल्लाह ताला से सुनो सब जन, मतलब सारे लोगों, सारे अवाम की आस, उम्मीद प्रभु अल्लाह, यानी आप ही हैं अल्लाह, आप ही हैं सारे जन की आस, आखिरी उम्मीद। तो इसीलिए कहा जा रहा है सुनो सब जन की आस हो तुम प्रभु अल्लाह, लास्ट में कहा जा रहा है आमीन। तो एक दुआ के तौर पे अगर हम याद रखें तो ये याद हो जाता है कि इतने ही एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें टिन मेटल है हमारा, जिंक मेटल है हमारा, और ये आपकी किताब में है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेड भी मेटल है हमारा, एल्युमिनियम भी मेटल है हमारा, और बेरिलियम भी मेटल है हमारा। सेकेंड ग्रुप में आएगा बेरिलियम, 13 ग्रुप में आएगा एल्युमिनियम, और इस तरह से 14 ग्रुप में आएगा, कैसी गीत सुनाऊं, SN3।
बाकी 2 मेटलॉइड हैं, आंटी सब था ना, वहाँ पे कोड पढ़ाया गया था आपको मेटलॉइड का, तो कहा गया था बासी गीत, उसके बाद था आंटी सब। तो आंटी सब जो है वो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएंगे मेटालिक ऑक्साइड, ये सब बनाएंगे मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन वो मेटालिक ऑक्साइड जो होगा ना वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे कि आखिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था कैसा। तो यहीं पे कहीं पे शॉर्ट में हेडिंग डालेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या है तो सुनिए, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा साल्ट प्लस वाटर। वाटर तो आना ही है क्योंकि इस रिएक्शन में होता जनरली ये है तो एसिड रिलीज करता है, रिलीजेज H प्लस और प्रोटॉन। एसिड का काम है प्रोटॉन दे देना यानी H प्लस, और बेस का काम होता है रिलीजेज OH माइनस। एसिड H प्लस दे देता है, बेस OH माइनस दे देता है, फिर ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों मिलकर ही बना देते हैं HOH यानी वाटर। तो एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड का काम H देना, बेस का काम है OH देना, तो H और OH मिलकर वाटर बन जाएंगे। फिलहाल मैं एम्फोटेरिक का चूँकि रिएक्शन कराना चाह रहा था तो मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड ले रहा हूँ, एल्युमिनियम के ऑक्साइड। क्या ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं? HCl एसिड है हमारा, अब ये HCl एसिड है, इसका काम क्या है? H प्लस दे देना, इसका काम है H प्लस दे देना। अब यहाँ से OH तो है नहीं तो समझो ये 2 H देगा, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ये 2 H देगा, ये एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देगा। तो हर 2 H पर एक ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से H2O बन गया, यहाँ Al बचा, यहाँ Cl बचा, तो ये बन जाएगा AlCl3। इसको हम लोग कहेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड है तो साल्ट है, एंड दिस इज वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या Al2O3 एज अ बेस काम कर रहा है? एज अ बेस काम कर रहा है। तो आप देखो, एक एल्युमिनियम को 3 क्लोरीन चाहिए, यहाँ कितने एल्युमिनियम, अब बैलेंस करने पे आ रहा हूँ, कितने एल्युमिनियम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं? 2, तो क्या मैं यहाँ 6 लिख दूंगा? बोलो, 2 एल्युमिनियम को 6 चाहिए, क्या 2 एल्युमिनियम और 6 क्लोरीन हो गए? अब सुनो, वैसे भी सुनो, यहाँ पे 6 इसलिए चाहिए था क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 6 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का 2 गुना हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन का 2 गुना हाइड्रोजन होगा, तो 3 ऑक्सीजन मतलब 3 वाटर, हर वाटर में 1 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से कर लिया। तो क्या यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एक सिचुएशन में तो ये एज अ बेस काम कर रहा है, अगली बार सुनिए, यही एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्ट कर ले, बेस है हमारा NaOH, नाउ दिस इज बेस, तो अब क्या ये एसिड की तरह काम करेगा? दिस इज एक्ट लाइक एसिड। अब क्या होगा वो सुनिए। तो होता क्या है एसिड में कि ये ऑक्सीजन देता है और 2 ऑक्सीजन बचता है, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा NaAlO2 प्लस H2। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि
कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिकली होते तो बेस हैं, लेकिन जब वही एसिड की तरह काम कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, 2 ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से एक ही ऑक्सीजन गया है, 2 ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है। अच्छा आप सुनो, 2 ऑक्सीजन का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज। मैंने बताया था ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 होते हैं और ऑक्सीजन पे होता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। तो एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव? 4 निगेटिव। 4 निगेटिव तो बदले में चाहिए 4 पॉजिटिव। एल्युमिनियम के पास होता है 3 पॉजिटिव, तो बदले में सोडियम आता है 1 प्लस चार्ज देके, यानी 1 प्लस और ये 3 प्लस मिला के 4 प्लस 4 माइनस, दिस इज द प्रोडक्ट। तो सोडियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनते हैं, सोडियम एल्युमिनियम के ऑक्साइड, चूंकि ये OH दे देगा, OH दे देगा, यहाँ से OH यहाँ से ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाएंगे। तो अब सवाल ये है कि अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करने पे आए तो एल्युमिनियम यहाँ 2 देख रहे हो, बैलेंस करना आसान, बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा था आपको। चलिए देखिए, यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। क्या एल्युमिनियम 2 हो गए? एल्युमिनियम 2 हो गए। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर या सोडियम पे आ जाओ। सोडियम यहाँ 1, सोडियम यहाँ 2 दिख रहा है, सोडियम यहाँ 2 हो गया। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन की बारी। क्या यहाँ 3 और 2 5 ऑक्सीजन दिख रहा है? क्या यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन दिख रहा है? हाइड्रोजन 2 दिख रहे थे, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यानी ऑलरेडी बैलेंस्ड। और रीज़न यही हुआ कि दिस इज साल्ट एंड दिस इज वाटर। इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एक्चुअली AlO2 को एल्यूमिनेट कहते हैं, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 का नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड बेस दोनों तरह से रिएक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लास्ट एक और बात पढ़ा दें आपको, क्योंकि मुझे पढ़ना है जिंक के साथ और एल्युमिनियम के साथ, कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी और जिंक के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो अगर मैं जिंक का ऑक्साइड पर हूँ, मैंने जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के पहले दिखलाया, कंबशन रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या ये जिंक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर सकता है? कर सकता है। कैसे होगा? यहाँ से H, यहाँ से O, वाटर यहाँ पे बच जाएगा, जिंक यहाँ बच जाएगा, क्लोरीन, फार्मूला आ जाएगा ZnCl2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। और जो हेलोजन है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और हेलोजन की वैलेंसी 1, 17वें ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। तो एक्सचेंज करोगे ZnCl2 प्लस वाटर। अब देखो बैलेंस करना चाहो, पहले तो ये समझ लो ये एसिड है भाई, दिस इज मिनरल एसिड, ये एसिड की तरह काम करेगा। उस वक्त ये बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि अपना ऑक्सीजन निकाल के दे रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये साल्ट है, साथ में वाटर। वाटर एक न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। चलिए अगला सुनिए। अगर यही जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर ले बेस के साथ, वैसे मेटल के ऑक्साइड हैं, इनको होना था बेस, बेस होता था तो आराम से रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये एसिड बनकर रिएक्शन करेगा तो मैंने बताया था मेटा ऑक्साइड टाइप की चीज़ बनाएगा। मेटा ऑक्साइड क्या होता है? तो याद रखिएगा O2 जिंक, जैसे वहाँ एल्यूमिनेट था वैसे यहाँ जिंकेट टाइप का है, ZnO2। ये बनना ही बनना, Al होगा तो AlO2, जिंक होगा तो जिंक O2। अब ज़रा सोचते हैं कि एक ऑक्सीजन पर कितना निगेटिव? 2 निगेटिव, 2 निगेटिव और 2 4 निगेटिव,
तो काउंटर में 4 प्लस चाहिए, जिंक के पास तो 2 प्लस होता है, तो 2 प्लस के लिए आपको सोडियम लाना पड़ेगा। तो सोडियम के ऊपर एक ही प्लस होता है, यानी ऐसे ऐसे 2 सोडियम आएंगे, 2 प्लस यहाँ, 2 प्लस यहाँ, 4 प्लस 4 माइनस, ठीक है, बैलेंस। यानी हमेशा 2 मेटल आपस में जुड़ेंगे और काउंटर में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ साइड में वाटर। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटा जिंकेट। बैलेंस करना चाहो तो कर लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जिंक 1 था, जिंक 1 है और सोडियम को 2 कर दो, सोडियम 2 है। चलो भाई, जिंक ऑलरेडी बैलेंस हो गया, सोडियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, 2 यहाँ 1 यहाँ 3। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के, एम्फोटेरिक नेचर का, यानी 2 अलग अलग सिचुएशन में ये 2 अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। जबकि इसके अलावा जो मेटल हैं, जो इसके अलावा मेटल हैं, वो जो रिएक्ट करते हैं वो सिर्फ बेसिक तरीके से रिएक्ट करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ बेसिक के ही ऑक्साइड वो बनाएंगे। तो मेटल का अगर मैं ऑक्साइड देखूं, तो देखते हैं, हम लोगों ने बात की थी सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये दोनों फर्स्ट ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड्स आ रहे हैं और सेकंड ग्रुप के जो ऑक्साइड आ रहे हैं, ये बेसिक नेचर के, ये बेसिक नेचर के, ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट एसिड, वो हम आगे पढ़ेंगे मेटल के ऑक्साइड का बेसिक के साथ रिएक्शन। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये बेस जो हैं, इनको जैसे ही वाटर में डालते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। तो जो बेस पानी में घुलता है उसे हम लोग अल्कली कहते हैं। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप का नाम अल्कली मेटल था, यानी वो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाए और वो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में घुल जाए। तो अल्कली कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को, वाटर सॉल्युबल बेस। जबकि मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मान लीजिए कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, क्यूपरिक ऑक्साइड, या आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, फेरस फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो मेटल तो ये दोनों भी हैं और इनका नेचर भी बेसिक है, बेसिक इन नेचर, मगर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसीलिए इसको अल्कली नहीं कहेंगे। यानी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो वाटर में घुलते हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो हैं वो वाटर में घुलते हैं। उसके अलावा बाकी मेटल या तो एम्फोटेरिक बना रहे होंगे या फिर बेसिक ही बना रहे होंगे, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। और मैं इसको इस तरह बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, हाई, ली, ना, करूं, रब, से, फरियाद।
ये जो हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल हैं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब केटायन फॉर्मेशन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड होंगे, इस ऑक्साइड को हम अल्कली कहेंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोजन को छोड़कर जो मेटल हैं, इन सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड, और ये मेटालिक ऑक्साइड बेसिक का होता है, बेसिक नेचर के साथ साथ पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं। और यही रीज़न है कि इसको कहते हैं अल्कली मेटल। यानी अल्कली मेटल के एग्जाम्पल में आवेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यानी फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर सब अल्कली मेटल है, ऑल आर अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा, पानी में सारे के सारे बेस घुल जाते हैं फर्स्ट ग्रुप के। जबकि अगर हम लोग सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में कोड था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, मेटल सारे के सारे हैं, मगर बेरिलियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताया था एम्फोटेरिक में बताया था मैंने, सुनो सब जन की आस हो तुम प्रभु अल्लाह, लास्ट में आमीन बोला था, इसी आमीन का नाम बी है। तो बेरिलियम तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। ये सब के सब बेसिक बना रहे हैं, कैल्शियम से लेकर रेडियम तक, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और ये भी बना रहे हैं बेसिक, ये भी बना रहा है बेसिक, मैग्नीशियम भी। लेकिन मैग्नीशियम के जो बेस हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO नहीं घुलता है। जबकि ये सब वाटर सॉल्युबल हैं, तो इनको अल्कली कहा जाए। तो सेकेंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ग्रुप में दो को छोड़ दो, यही तरीक़ा है। फर्स्ट ग्रुप में एक को छोड़ो, सेकंड ग्रुप में दो को छोड़ो, और बाकी को कहो अल्कलाइन अर्थ मेटल। मेटल तो है ही, और इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है अर्थ के अंदर से, तो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए अर्थ मेटल है। और अल्कली की जगह अल्कलाइन लिख दिया है। अल्कली अल्कलाइन एक ही चीज़ है, अल्कली अल्कलाइन एक ही चीज़ है। तो याद रखिए, ये एम्फोटेरिक में चला गया, these are amphoteric oxides, whereas this is basic oxide, सिर्फ बेस होगा, ये पानी में घुलेगा नहीं, इसको अल्कली नहीं कहेंगे लेकिन बेस कहेंगे। और ये सब बेस के साथ साथ अल्कली हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेस हैं। और भी एलिमेंट मैंने बताए थे ना, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते थे तो ये सिर्फ बेस बनाते थे। अब ये जैसे दो बना रहा है, एक बना रहा है FeO फेरस ऑक्साइड, एक बना रहा है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में बना रहा है फेरस फेरिक ऑक्साइड। मैं कह रहा हूँ ये भी बेस है, ये अकेले बनता तो भी बेस, ये बनता तो भी बेस, ये बना तो भी बेस। यानी फर्स्ट ग्रुप में सब बेस हैं, साथ में वाटर सॉल्युबल बेस है तो अल्कली है। सेकेंड ग्रुप में इनको छोड़कर सब बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, अल्कली। बेरिलियम एम्फोटेरिक के कैटेगरी में चला जाएगा, मैग्नीशियम बेसिक बनाएगा, बाकी सब बेसिक है। तो आप 5 एलिमेंट को छोड़कर 5 एलिमेंट को छोड़ दीजिए। कौन से 5 एलिमेंट हैं? सुनो सब जन की आस हो प्रभु अल्लाह वाले में आंटी और सब को छोड़ देना है। आस और सब को छोड़कर 5 मेटल पढ़ाए गए हैं। ये सब के सब क्या बना रहे हैं? एम्फोटेरिक। उसके अलावा आपको पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप छोड़ देना है, बाकी सारे ग्रुप के जो मेटल होंगे वो बनाएंगे सिर्फ बेस, जो पानी में नहीं घुलेगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने
सिर्फ आज कंबशन रिएक्शन को डिटेल में देखा और साथ में ऑक्साइड जो बने हैं उस ऑक्साइड का नेचर जाना कि एसिड है या बेस है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।